सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एक एकांकी दीपदान, जो कि आईसीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। बच्चों, इस एकांकी में हम एक क्षत्राणी, एक राजपूतानी के अद्भुत साहस, शौर्य, देशभक्ति और कुर्बानी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इस एकांकी में धाई माँ पन्ना अपने पुत्र का कुर्बानी देती है अपने राष्ट्र के, अपने राज्य के कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए, और साबित कर देती है कि जब एक औरत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में, अपने देशभक्ति को निभाने में जुट जाती है तो उस समय वो बड़े से बड़े कुर्बानी को भी देने में नहीं हिचकती। तो बच्चों, सबसे पहले हम एकांकीकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है और सहायक पुस्तिका में भी ये चीज़ दिया हुआ है। आप इनके जीवन परिचय को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। उनके काव्यों, उनके लेखन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उनकी प्रतिभा के बारे में बताया गया है। उसके बाद बताया गया है उनकी रचना के बारे में कि उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनकी भाषा शैली आदि के बारे में भी बताया गया है। भाषा शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये विशुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली में इनकी रचनाएं हुआ करती हैं और विषय के भाव अनुरूप ही चलते हैं। प्रसाद गुण अर्थात जयशंकर प्रसाद जैसे ही गुण इनके रचनाओं में भी प्राप्त होता है, जो सुंदर, सरल और सुबोध हुआ करता है। भावों के अनुरूप शब्दावली होते हैं। शब्दावली अर्थात मतलब शब्दों का चयन जो होता है उनका भावों के अनुरूप होता है। उसके बाद अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो कि पात्र परिचय है किसी भी एकांकी के लिए। एकांकी का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। 1 एक्ट प्ले। तो 1 एक्ट प्ले जो है, तो हमें सबसे पहले उनके पात्रों के बारे में जानना होगा कि उसमें कौन से पात्र हैं और वो कैसे दिखने चाहिए, किस उम्र के हैं, किस तरह लगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि जो उस पात्र को निभा रहा हो उसकी वैसी ही तैयारी हो, वैसा ही भाव आए उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ भी दिखाते जाऊंगी, पात्र परिचय के साथ साथ मैं आपको सहायक पुस्तिका में भी दिखाते जाऊंगी और ये बताते जाऊंगी जिनके बारे में आपकी सहायक पुस्तिका में चरित्र चित्रण नहीं किया हुआ है, उनके बारे में मैं यहाँ पे कुछ बता दूंगी आपको, ताकि अगर उनका चरित्र चित्रण करना पड़े तो आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, जिनकी वजह से, जिनके आगे पीछे ही ये पूरी कहानी घूम रही है। उन्हीं की हत्या करने की कोशिश की गई है, उन्हीं की रक्षा की गई है और उस कुंवर उदय सिंह के ही चारों तरफ घूम रही है ये कहानी। ये चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है, राज्य का उत्तराधिकारी है, यानी चित्तौड़ का उत्तराधिकारी है ये। इनकी आयु अर्थात उम्र जो है 14 वर्ष है। इनके चरित्र चित्रण में आप ये लिख सकते हैं कि उनमें थोड़ा सा बचपना है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं। उन्हें मनाने के लिए, उनको खिलाने के लिए पन्ना धाय को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनका बाल मन जो अभी अभी 14 वर्ष की उम्र में आए हैं, यानी कि उनका जो बाल मन है, जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो बनवीर के षड्यंत्र और सोना के कारण, सोना का जो सामीप्य है उसके कारण भटक रहा है। वो नाच गान में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए राज्य के प्रति उनकी चिंता कम होती जा रही है। तो आपको जब अगर इनका चरित्र चित्रण करना पड़े तो आप ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं, ये बताने के बाद कि उम्र क्या है, उनका परिचय क्या है, उसके बाद उनका चरित्र चित्रण में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है पन्ना धाई माँ का। धाई माँ खींचो जाति की राजपूतानी है, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाई है। कुंवर उदय सिंह के माता पिता दोनों नहीं हैं, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनके संरक्षण करने के लिए धाई माँ नियुक्त की गई हैं और धाई माँ अपने इस कर्तव्य को बहुत दृढ़ता से पालन भी करती है, जो हम इस एकांकी में पढ़ेंगे। और उनका नाम है पन्ना, उनकी आयु है 30 वर्ष। इनके बारे में, इनका चरित्र चित्रण आपको सहायक पुस्तिका में दिया गया है, जो मैं अभी दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा।
अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पात्र है सोना, जो रावल स्वरूप सिंह की लड़की है, अत्यंत रूपवती और नटखट है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली लड़की है, आयु इसकी 16 वर्ष है। इनका भी चरित्र चित्रण किया गया है। जो एक दो शब्द मुझे और बताने थे वो मैंने लिख दिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अगले पात्र हैं चंदन, धाय माँ का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक। साहस तो उनमें बहुत है ही साथ वो अपनी माँ से, कुंवर उदय सिंह से, अपने राष्ट्र से, अपनी वीरता से, खरगोश, पहाड़ी खरगोश से स्नेह करते हैं और उनकी आयु है 13 वर्ष। उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, वो वीर है, वीर बच्चा है, राष्ट्रभक्त है, उसे अपने राष्ट्र की फिक्र है। उसकी आशा है कि एक दिन ऐसा वो बनेगा, ऐसा वीर बनेगा जो दुश्मनों का वध करके अपने राष्ट्र की रक्षा करेगा, पहाड़ी खरगोश से भी तेज बनेगा। भोला भाला है, उसे समझ में नहीं आता सोना क्यों हमेशा चारों तरफ घूमते रहती है कुंवर उदय सिंह के। उसे ये समझ में नहीं आता कि स्त्री पुरुष एक दूसरे को क्यों निर्निमेष एक तरफ देखते रहते हैं। वो बहुत आशावादी है, अपने भविष्य को लेकर उसने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं कि उसे आगे जाकर कैसा वीर बनना है, किस तरह से अपनी माँ की और देश की रक्षा करनी है। जिम्मेदार भी हैं, उन्हें अपनी टूटी हुई माला के साथ साथ कुंवर उदय सिंह की टूटी हुई माला की भी फिक्र होती है। उन्हें यह भी फिक्र होती है कि कुंवर उदय सिंह सोना के साथ रहकर बिगड़ते जा रहे हैं, तो उन्हें समझा दिया जाए। वो जानते हैं कि सोना कुंवर उदय सिंह को भटका रही है, तभी वो कहते हैं कि सोना की बातों में जहर होता है। तो ये सब उनकी समझदारी है। उसके बाद है सामली जो अंतःपुर की परिचारिका है, यानी सेविका है, नौकरानी है और उसकी आयु है 28 वर्ष। मैंने उसके बारे में भी यहाँ लिखा है, जो कि नहीं दिया गया है पाठ में। तो वो एक देशभक्त है, उसे फिक्र होती है कि बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा है, उसके लिए बद्दुआएं भी निकलती है उसके मुंह से। वो नेक भी है, अच्छी औरत है, साहसी तथा समझदार भी है। साहसी तो है ही, साहस नहीं होता तो बनवीर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती। समझदार है, तभी वो बार बार समझाती है कि धाय माँ, आपने योजना बनाई, आप कुंवर उदय सिंह को बचा तो रहे हैं, लेकिन साथ ही आपकी जिंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कुंवर उदय सिंह की, क्योंकि आपके बगैर कुंवर उदय सिंह जिंदा नहीं रह सकेंगे, और अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो आपका बलिदान, इस राज्य का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये आप उनके चरित्र चित्रण में लिख सकते हैं। उसके बाद है कीरत यानी जूठी पत्तल उठाने वाला बारी, जो राज्य महल में खाना खाते थे तो उनके पत्तल उठा करके कीरत ले जाता है। उसकी उम्र 40 वर्ष है। उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि वो राष्ट्रभक्त है, साहसी है, जिम्मेदार है, साथ ही साथ वफादार भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में दिए हैं जिनको आपको डिटेल में लिखना होगा। आप पॉइंट में लिख करके प्रश्नों का उत्तर खत्म नहीं कर सकते, आप डिटेल में इनका उत्तर लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि समय क्या है, काल क्या है और स्थान क्या है। यहाँ पे बताया गया है किस समय में ये घटना घटी है, किस समय की ये कहानी है, ये एकांकी जो हो रही है। उसके बाद कथानक बताया गया है। कथानक को आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरी कहानी आपको इसी में समझ में आ जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी है, ये कहानी आपने पहले ज़रूर पढ़ी होगी, कहीं सुनी तो कम से कम ज़रूर होगी, लेकिन इस एकांकी रूप में यानी नाटक के रूप में आप इसे देख रहे हैं पहली बार, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल शब्द भी इसमें दिए हुए हैं और बातें भी ऐसे अलंकारों के साथ हैं जिनको समझना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगेगा। और पाठ तो बहुत बड़ा है ही, आप देख ही चुके हैं, तो मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत समय लगेगा और आपको धैर्य के साथ उसको समझना पड़ेगा। हर वाक्य को, हर चीज़ को, हर पैराग्राफ को समझना आपकी ज़रूरत है। शीर्षक की सार्थकता, पूर्णता बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखी हुई है, आप अच्छे से लिख लेंगे। कहानी का उद्देश्य भी बहुत सुंदरता से यहाँ पे दिया गया है। पन्ना धाय का चरित्र चित्रण दिया हुआ है। मुझे एक दो जो लाइनें और लगी देने के लिए लिखने लायक, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।
उसके बाद सोना, जो मैंने बताया कि 1-2 लाइन मैंने डाल दिए हैं और एक्स्ट्रा, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि वो निर्भीक है, डरती नहीं किसी से, अल्हड़ भी है, भविष्य के प्रति आशान्वित है। उसे उम्मीद है कि आज अगर वो रावल की बेटी है तो कल सामंत की बेटी बनेगी, फिर राजा की बेटी बनेगी, यानी वो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो स्वच्छंद विचारों वाली है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। आज़ादी से जीना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बनवीर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बस 1-2 लाइन जोड़े हैं कि वो क्रूर हत्यारा है, उसे बच्चे के प्रति भी उसके मन में दया नहीं है। उसके बाद उन्मादी है, यानी कि उसमें एक तरह का नशा छाया हुआ है, राज्य को पाने के लिए एक उन्माद सा छाया हुआ है, और राष्ट्रद्रोही है। बस ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। शब्दार्थ, ये देखिए शब्दार्थ को बच्चों मैंने पहले भी बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी, कि बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको शब्दार्थ में ही मिल जाते हैं। पूरा परिचय देखने के बाद हम वापस एकांकी के पास आते हैं और एकांकी को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काल और समय के बाद दिया हुआ है उनके कक्ष के बारे में, कैसी रूप है, कैसा मंच सज्जा होना चाहिए, ये सब यहाँ पे बताया गया है। उन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। कुंवर उदय सिंह का कक्ष पूरी सजावट है। अब राजकुमार का कक्ष है तो सजावट तो होनी चाहिए। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है। एक पार्श्व मतलब पास में ही एक किनारे में उदय सिंह की सैया है, उनका बिस्तर है। सिरहाने पन्ना ढाई माँ के बैठने के स्थान है। सिरहाने यानी जहाँ सर होता है, जहाँ तकिया रखा होता है, उस जगह पर ढाई माँ के बैठने की जगह बनाई गई है। नेफ्त में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि आ रही है। नेफ्त यानी कि पर्दे के पीछे से, सामने नजर नहीं आ रहा है कोई, लेकिन सिर्फ नारियों की आवाज आ रही है और नाच की आवाज भी आ रही है। मृदंग और करखे, वहाँ पे जो ढोलक, मृदंग, करखे आदि जो होते हैं एक साथ, उनकी रमक है, यानी कि उनकी गूंज आ रही है, धमक उठ रही है। फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान होता है, और जो औरतें हैं वो एक साथ मिलकर सम्मिलित होकर एक गाना गा रही हैं। कंकण बंधन रण चढ़न पुत्र बधाई चाव, 3 दिहारा त्याग रा, कोई रंक कोई राव। कहने का मतलब है कि शादी ब्याह हो या युद्ध का समय हो, अथवा किसी के द्वारा पुत्र जन्म का संदेश सुनने को मिले, तो ऐसे समय में चाहे वो राजा हो या रंक, मोह माया छोड़कर उसे दान करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। युद्ध में प्राण का दान और शादी ब्याह में धन का दान करना चाहिए। काई रंक काई राव, चाहे वो रंक हो, गरीब हो, या फिर राजा हो, राव हो। घर आता ध्रम पलटता पडंता ताव, ए तिम्हू दिन मरणरा, काई रंक काई राव। यह संगीत नृत्य में धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है। पीछे से आ रही है आवाज, तो बहुत तेज आवाज नहीं आ रही है, हल्की हल्की ध्वनि आ रही है। उसके बाद शुरू होता है कहानी, और तभी उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाई माँ, धाई माँ। कोई उत्तर नहीं मिलता, अपने आप में बोलता है, धाई माँ कहाँ है। फिर पुकार कर धाई माँ, फिर से पुकारता है, अपने आप से आवाज देता है, बुला रहा है, और माँ को, धाई माँ को ना देखकर परेशान भी हो रहा है। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर, देखकर, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार मयान में नहीं रखी। पन्ना उनके तलवार को मयान से बाहर देखकर उन्हें समझाती है कि अपनी तलवार को मयान में रखो। कहने का मतलब है बच्चों, हम जानते हैं कि जो पहले युद्ध के नियम होते थे, उस नियम के अनुसार रात के समय युद्ध करना वर्जित होता था। रात के समय यानी संध्या होने के बाद, सूरज के डूबने के बाद मयान से बाहर रहना, तलवार का मयान से बाहर रहना भी अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए पन्ना उसे कहती है कि अपनी तलवार को मयान में रख लो। उदय सिंह, धाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो ना, देखो ना। लेकिन उदय सिंह पन्ना की बात को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि अरे तुलजा भवानी यानी कि जो वहाँ की कुल देवी हैं चित्तौड़ की, उनके सामने बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, बहुत मजा आ रहा है, चलो तुम भी चलकर देखो। पन्ना कहती है, मैं नहीं देख सकूंगी लाल।
वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इस भोग विलास नाच गान आदि को बर्दाश्त नहीं कर पाती पन्ना, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त औरत है और वो जानती है कि राष्ट्र की भक्ति ऐसे लोगों के द्वारा संभव नहीं है जो अपना समय व्यर्थ कार्यों के लिए व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। उदय सिंह, नहीं धाई माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो। उदय सिंह जिद कर रहे हैं। पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा, और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही धाई माँ। मैं कितना अच्छा हूँ धाई माँ। उदय सिंह जिद करते हुए कहते हैं कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इतनी देर तक ये सब देख रहा था, और मैं देख ही रहा था उन औरतों के नाच को, साथ ही वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही, मुझे निहारती रही। मैं अच्छा हूं ना धाई माँ, मैं अच्छा हूं, इसलिए सब लोग मुझे देखते रहते हैं ना धाई माँ। तो पन्ना कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। सूरज यानी कि उम्मीद, जिससे उम्मीद बंधी हुई हो, जिससे रोशनी मिलती हो, जीवन मिलता हो। तो चित्तौड़ को जीवन प्रदान करने वाले सूरज तुम हो। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, यानी कि महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी छोटे पुत्र। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, यानी कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से निकलता है, नए दिन की नई आशाओं की उम्मीद लेकर आता है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी चित्तौड़ के लिए उम्मीद और आशा लेकर आए हो। तुम्हारा उदय भी सूरज के समान ही हुआ है। उदय अर्थात उगना, सूरज का उगना। तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया, और इसीलिए तुम्हारा नाम भी रखा गया उदय सिंह। उदय सिंह हंसकर कहते हैं, अच्छा यह बात है, अच्छा इसलिए मेरा नाम उदय सिंह रखा गया। पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? अब उदय सिंह थोड़ा सा परिहास करते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं, तो क्या रात में भी सूरज उगता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना लेकिन बहुत समझदार है और उसे समय समय पर यह समझाती रहती है कि राज्य के लिए उसका क्या महत्व है, उदय सिंह का क्या महत्व है, और उदय सिंह को का क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति। तो इन चीजों को समझाते हुए वो अक्सर बताती हैं, जैसे अभी भी बता रही हैं, कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक बन जाते हो। दीपक जो अंधेरे में एकमात्र प्रकाश देने वाला, एकमात्र रोशनी देने वाला बन जाते हो तुम, जो कि राजवंश की उम्मीद है, भविष्य है। महाराणा सांगा के कुल दीपक, उनके कुल का दीपक, उनके कुल को आगे बढ़ाने वाला, रोशनी देने वाला बन जाते हो तुम। उदय सिंह, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाई माँ। अभी भी वो मजाक ही कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि माँ, धाई माँ, अगर मैं दीपक हूँ तो तुम मुझे दान मत कर देना। बच्चों, इस पाठ का नाम जिस प्रकार दीपदान है, दीपदान का मतलब ही होता है दिए को दान करना, या दिए को किसी के प्रति समर्पित कर देना, उसे अर्पण कर देना। तो इसलिए उदय सिंह कहते हैं कि धाई माँ, तुम मुझे दिया समझकर दान मत कर देना, दीपक समझकर दान मत कर देना। जैसे वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच कर रही हैं। तो जो लड़कियां अभी नाच रही हैं, जिनके बारे में अभी कुंवर उदय सिंह इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, उनके बारे में वे बता रहे हैं कि जो लड़कियां अभी नाच रही हैं ना तुलजा भवानी के सामने, वे सब पूजा के पूजा में दीपक का दान कर रही हैं, और उसके बाद ही नाच गा रही हैं, उसके बाद ही ये उत्सव मनाया जा रहा है। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाई माँ? कहते हैं कि जो दीप वो लोग दान कर रही हैं, वे औरतें, वे दीप छोटे से कुंड में, जो मयूर पक्ष कुंड है, उस कुंड में वो दीपक इतना सुंदर लग रहा है। बहुत सारे दीपक पानी के बीच में जो हिलते डोलते जा रहे हैं, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है धाई माँ। और फिर वो मचलते हुए, फिर से जिद करते हुए कहते हैं कि चलो ना धाई माँ, तुम उनका दीप दान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं, उसी तरह वे भी नाच रही हैं। वो फिर से धाई माँ को जिद करते हैं कि चलकर देखो, उनका दीप का दान तो देख लो, कितना सुंदर लग रहा है। जैसे उनके दीपक पानी पर थिरक रहे हैं, हल्के हल्के चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही वे भी तुलजा भवानी के आगे
थिरक रही हैं, नाच कर रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। और पन्ना दृढ़ता से कहती है कि मैं कुछ नहीं देखूंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और उदय सिंह रूठ जाते हैं, रूठ कर कहते हैं तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुलदीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना कहती है, फिर उन्हें संभालती हुए मनाते हुए कहती है, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। और अभी भी पन्ना उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि राज्य जो है सो इस तरह से छोटे मोटे बातों से, रूठने से, नखरे करने से, नाजुक मिजाज होने से नहीं चलते। जाओ, जाकर विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, वो तुम्हारे कपड़ों पर धूल भर गई है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ सैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। और वो कहती हैं कि तुम सारा दिन तलवार से खेलते रहे होगे, थक गए होगे, जाकर अपने बिस्तर पर सैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार को संभाल कर रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में कहते हैं, अभी भी वो रूठे हुए हैं, कहते हैं तब तो मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। तुम तलवार हटाना चाहती हो तो इस जिद में कि तुम्हारी बात को मुझे नहीं मानना है, मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। पन्ना जो है अभी फिर से एक बार उसे ये चीज समझाती है कि कुंवर, अभी वैसा मुश्किल समय इस राज्य पर नहीं आया है। अगर मुश्किल समय आएगा तो राजा होने के कारण तुम्हें ये कर्तव्य भी निभाना ही पड़ेगा। जब चित्तौड़ पर कोई मुसीबत आएगी तो उसकी रक्षा में तुम्हें रातों को, सारे दिन तो तुम्हारे साथ तलवार होगा ही उसकी रक्षा के लिए, लेकिन रातों को भी तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा कि पता नहीं कब शत्रु तुम पर आक्रमण कर दे। ऐसा समय आएगा एक दिन जब तुम इस राज्य के रक्षक बन जाओगे, राजा बन जाओगे, तब तुम्हें इस तरह से भी राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। तलवार दिन रात तब तुम्हें अपनी तलवार के साथ तैयार रहना पड़ेगा दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? उदय सिंह पन्ना की इस पूरे बात को सुनकर ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद पन्ना को डर लगता है तलवार से, इसीलिए वो बार बार कहती है कि तलवार हटा दो, तलवार रख कर सो, तलवार मयान में रखो। ये अंदाजा लगाकर वो उनसे कहते हैं। पन्ना कहती है, जवाब देती है, तलवार से डर? वो पूछती है कि तलवार से डर लगेगा मुझे? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। और वो बताती है कि ये ऐसा राज्य है जहां तलवार से किसी को डर नहीं लगता, बच्चे बूढ़े कोई नहीं डरते तलवार से, औरतें भी नहीं। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। अब ये चित्तौड़ के परिवेश के बारे में बताती है कि जैसे लताओं में, लता यानी कि बेल, जो क्रीपर्स होते हैं, इंग्लिश में जो क्रीपर्स बोलते हैं, जिनमें फल फूल लगते हैं, तो उस लता में जिस प्रकार फूल खिला करते हैं ना, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिल्कुल उसी तरह चित्तौड़ में लोगों के हाथों में, वीरों के हाथों में तलवार शोभा देते हैं, एकदम प्राकृतिक रूप से। उनके लिए तलवार कोई ऐसी विशेष चीज नहीं होती, वो उनके शरीर का भाग होता है जो उनको एक बार संभालना ही है आगे जाकर। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में कहते हैं, अभी भी वो नाराज हैं। अब मेरा मन बहलाने लगी, अब तुम मुझे बहला रही हो कि तुम्हें डर नहीं लगता तलवार से। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। अगर तुम्हें नहीं जाना है नाच देखने तो मत जाओ, मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं। जाने को उद्यत होता है और जाने को तैयार होते हैं। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम अभी रात में अकेले नहीं जाओगे। मना करती हैं पन्ना कि नहीं, रात का समय हो गया है, अकेले तुम्हारा जाना सही नहीं है। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। यहाँ जहरीले सर्प उन षड्यंत्रकारियों को कहा जा रहा है जो राज्य को हथियाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। और वो कौन है? बनवीर। तो धाय को, माँ को अच्छी तरह से पता है कि बनवीर किसी न किसी तरह से अपने आप को हमेशा के लिए राजा बना लेना चाहता है और इस कार्य के लिए उसे कुंवर उदय सिंह को मारना ही पड़ेगा। और कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता देख रहा है। तो वो समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसे जहरीले सर्प
जो कि तुम्हारे ही राज्य में, तुम्हारे ही आश्रय में पल रहे हैं, लेकिन तुम्हें ही नुकसान पहुंचाने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। वैसे सर्प तुम्हारे चारों तरफ हैं और तुम्हें डसने के लिए समय और मौका ढूंढ रहे हैं। सो तुम अभी रात में नहीं जाओगे। बच्चों, बनवीर जो है वो एक नौकरानी का बेटा है, जिसको कि राज्य संभालने के लिए दिया गया है, क्योंकि कुंवर उदय सिंह अभी बहुत बच्चे हैं, राज्य उनको संभालने के लिए नहीं दिया जा सकता। और उनके जो बड़े भाई हैं विक्रमादित्य जी, वो राज्य संभालने के काबिल नहीं हैं। वो हमेशा अपने पहलवानी और पहलवानों के साथ मल्ल युद्ध में लगे रहते हैं, राज्य काज की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। तो उन्हीं की इच्छा अनुसार बनवीर, जो उनका बहुत ज़्यादा चहेता, बहुत ज़्यादा मुँह लगा था, उसे राज्य संभालने के लिए दे दिया गया है। और अब बनवीर जो है वो चाहता है कि वो राज्य उसका पूरी तरह से हो जाए। कल जाकर अगर कुंवर उदय सिंह बड़े होते हैं और उस लायक हो जाते हैं राज्य संभाल सके, तो वो राज्य उसे लौटाना ना पड़े, इसलिए वो कुंवर उदय सिंह को भी मारना चाहता है और कुंवर विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य को भी मारना चाहता है, ताकि उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक, बिना किसी बाधा के उसका हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए कोई उस पर अपना अधिकार ना जताए। उदय सिंह समझ नहीं पाते हैं, पूछते हैं सर्प? कैसे सर्प? वो तो राजमहल में देख रहे हैं जो साफ सुथरा है, वहां पे कोई सांप नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे सर्प है जिसकी तुम चर्चा कर रही हो। पन्ना कहती है तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। और पन्ना उनको टाल देती है, उन्हें कहती है कि अभी आपके समझ में ये बात नहीं आएगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूंगा और ना अपनी सैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत होते हैं। उदय सिंह जिद करते हैं कि ना मैं खाऊंगा, ना ही अपनी बिस्तर पे सोऊंगा, और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पन्ना रोकते हुए कहती है, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान हो जाता है, वो वहां से चले जाते हैं। चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। अब पन्ना अपने आप से बात करती है, उसकी ममता जो है जागती है कुंवर उदय सिंह के लिए। कहती है कि कुंवर उदय सिंह जब रूठते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीप दान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होती। अब वो चित्तौड़ के भविष्य को लेकर यहाँ पे चिंतित होती है। वो जानती है कि कुंवर को मना लेगी, खिला लेगी, लेकिन जो अभी समय चल रहा है इसमें नाच गान हो रहा है, राज्य में लोग भूल गए हैं अपनी मर्यादा को, चित्तौड़ के भविष्य को या चित्तौड़ के अतीत को, कि चित्तौड़ युद्ध की भूमि रही है, चित्तौड़ मान रक्षा की भूमि रही है, और इस भूमि पे नाच गान और दीपदान हो रहा है। क्या इससे चित्तौड़ की रक्षा होगी? इससे भविष्य उज्जवल होगा चित्तौड़ का? चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका। अब वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर उग्र भी होती है कि वो सोचती है कि चित्तौड़ में ये भोग विलास आदि आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और अब तो बनवीर का राज्य है, और होगा क्यों नहीं, ये सब भोग विलास आदि तो होगा ही, क्योंकि अब बनवीर का राज्य है, जो स्वयं एक विलासी व्यक्ति है और लालची व्यक्ति है। बच्चों, हम लोग आज यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ बहुत लंबा है। पढ़ाने को तो मैं एक दिन में या 2 दिन में, एक वीडियो में, 2 वीडियो में पढ़ा ही दूंगी, जो कि मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए भी, क्योंकि मैं फिर बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप बोर हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो मैं आपको बोर नहीं करूंगी। इसको मुझे लगता है 3-4 वीडियो तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे, बहुत बड़ा पाठ है ये। तो फिक्र मत कीजिए, मैं समय समय पर लेकर आऊंगी और छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप उसको आराम से जब जी चाहे तब देख लें, समझ लें, जो पॉइंट्स नोट करने हो नोट कर लें। तो अभी के लिए मैं बाय करती हूँ। पाठ को जरूर पढ़िएगा, चरित्र चित्रण आदि एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने पाठ के आरंभ में बताया था। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।